नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृत आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। टारगेट प्रीलिम्स करंट अफेयर बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर इस प्रोग्राम के तहत 5 बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जिनको हमने द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिया होता है उन पर चर्चा करते हैं। इन वीडियोस का उद्देश्य आपको डेली करंट अफेयर प्रदान करना है ताकि जो अंग्रेजी अखबार है उसको हिंदी भाषा में बदलकर आपके लिए सरल कर दिया जाए। और अगर आप 2023 को या 24 को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप इन वीडियोस के माध्यम से अपना डेली करंट अफेयर बाखूबी तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ना सिर्फ करंट अफेयर पर चर्चा करते हैं बल्कि हर एक टॉपिक के बाद उससे संबंधित प्रश्न को भी हम देखते हैं ताकि इस टॉपिक को लेकर आपकी जो समझ है वो पुख्ता हो जाए, चीज़ें आपको पता चल जाए कि प्रश्न किस प्रकार का बन सकता है, किन किन चीज़ों पर हमें ध्यान रखना है। राइट, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी सूचना है आपके लिए। संस्कृत आईएएस की ओर से सामान्य अध्ययन का एक फाउंडेशन बैच लॉन्च किया जा रहा है। ये 20 जून से आरंभ होगा। जो क्लासेस की टाइमिंग रहेगी वो शाम को 6:30 बजे से रहेगी। इस बैच के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप संस्कृत आईएएस की वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। तो आइए अब स्क्रीन पर फोकस करते हैं और एक एक कर अपने टॉपिक्स को समझते हैं। हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, जिसको इंग्लिश में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल भी बोलते हैं। अब देखिए इसके नाम में ही आ गया है अपीलेट ट्राइब्यूनल। अपीलेट मतलब अपील। तो देखिए किसी भी अगर संस्था ने, किसी भी आप कह सकते हैं न्यायाधिकरण ने कोई भी एक आदेश दिया है, उस आदेश से वो जो पार्टीज हैं वो संतुष्ट नहीं है तो उस आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार आपको दिया गया है और ये अपील आप अपीलेट ट्राइब्यूनल में जाकर कर सकते हैं। ठीक बात है। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि द हिंदू में अब एक आर्टिकल आया था जो अमेजन थी, एक्चुअली उनके ऊपर जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने कुछ 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था क्योंकि उन्होंने एक डील की थी और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का ये मानना था कि इस डील की जितनी भी जानकारियाँ थी वो अमेजन ने निष्पक्ष होकर सार्वजनिक नहीं की थी। मतलब आप चीज़ों को छुपा रहे थे, ढक रहे थे। तो इसीलिए इसको एक गलत ट्रेड प्रैक्टिस माना गया और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने उन पर एक जुर्माना लगा दिया। अब भाई 200 करोड़ रुपए देने में अमेजन को मज़ा तो एकदम नहीं आएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है इसके लिए अपील कर दी। अपील कहाँ कर दी? तो NCLAT में कर दी। ठीक बात है। अब जो NCLAT है उन्होंने भी जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का द्वारा दिया गया आदेश था उसको सही ठहराया है और ये कहा है कि बात बिल्कुल ठीक है, आप जानबूझकर जो है इन्फॉर्मेशन छुपा रहे थे, गलती आपकी है, जुर्माना तो भाई देना होगा। ठीक बात है। अब क्या अमेजन ये 200 करोड़ रुपए दे ही देगा? नहीं, अमेजन के पास एक्चुअली एक और रास्ता है। वो चाहे तो इस अपील का जो फैसला आया है इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फिर से अपील कर सकते हैं। देखिए ये एक ढांचे की तरह काम करता है। सबसे पहले नीचे कोई अधिकरण होता है, उसके आदेश के खिलाफ जो आप अपील कर सकते हैं वो अपीलेट ट्राइब्यूनल में कर सकते हैं और इसके भी आदेश के खिलाफ अपील आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। ठीक बात है। तो देखते हैं अमेजन क्या करता है। फिलहाल क्योंकि NCLAT न्यूज़ में था तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें पता हो ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है। देखिए अर्ध न्यायिक है, पूर्ण न्यायिक तो देखिए हमारी अदालतें हैं, लेकिन क्योंकि ये भी फैसले देने का काम कर रहा है, जस्टिस देने का काम कर रहा है, तो ये भी क्या है, एक अर्ध न्यायिक निकाय है। जो कंपनियों से संबंधित विवाद होते हैं, अमेजन क्या है, एक मल्टीनेशनल कंपनी ही तो है, तो इनसे जुड़े जो विवाद होते हैं उन पर निर्णय करता है। अब देखिए जो NCLAT है इसके पास सिर्फ एक कानून के तहत कि सिर्फ एक ही अधिकरण के फैसलों के खिलाफ अपील का अधिकार नहीं है, बल्कि 3 जगह के जो फैसले आते हैं उनके खिलाफ अपील यहीं पर की जा सकती है। कई बार NCLAT के बारे में आपको भी पता होगा, जब हम पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है यानी कि NCLT है, वो जब कोई आदेश देता है तो उस आदेश के खिलाफ जो अपील होती है वो NCLAT में होती है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के आदेश के खिलाफ भी अपील यहीं पर हुई है और एक तीसरी बॉडी भी है जिसके आदेशों के खिलाफ अपील यहाँ पर हो सकती है। तो तीनों हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये PT की
लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पर तो प्रश्न यूपीएससी पूछ भी चुकी है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। उस कोड के तहत जो आदेश दिए जाते हैं उनके खिलाफ जो अपील की सुनवाई होती है वो भी इसी बॉडी के द्वारा होती है। तो देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक ट्राइब्यूनल हो और एग्जाम में इससे प्रश्न बनने की भरपूर संभावना है। आइए देखते हैं। तो देखिए, जो राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण है, इसका गठन कब हुआ? तो कंपनी अधिनियम 2013 जो था उसकी जो धारा 410 थी उसके तहत किया गया। और कैसे किया गया कि जो राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण होगा उसके आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई करने के लिए 2016 में स्थापित किया गया। अब ये जो NCLAT है, ये देखिए IBC यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो है उसकी जो धारा 202 है और जो धारा 211 है, इसके तहत जो भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड है उसके द्वारा पारित जो आदेश है उनके विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए भी अपीलीय न्यायाधिकरण है। मैंने आपको अभी बताया ना भाई, एक तो कंपनी जो लॉ है उसके तहत इसकी स्थापना की गई, IBC वाला जो कोड है उसके तहत ये जो कंपनी के खिलाफ जो भी आदेश दिए गए होते हैं उनकी भी सुनवाई कर सकता है। दो चीज़ें क्लियर हो गई, राइट। इसको हम बाद में देखेंगे। फिर ये देखिए, जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके भी कोई आदेश या निर्णय दिए गए हैं तो उनके खिलाफ भी अपीलों को सुनने या निपटाने के लिए भी क्या एक न्यायाधिकरण है। और ये कैसे आया था? जो कंपनी अधिनियम 2013 था जो वो आया तो उसके द्वारा धारा 172 धारा 410 में कुछ संशोधन करती है। इन धाराओं को, इन सेक्शंस को इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बट कंपनी अधिनियम 2013 ये आपको याद होना चाहिए, राइट। आगे देखते हैं। जो NCLAT है वो राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जनरली नहीं मिलता है करंट अफेयर में। ये मैं इनकी वेबसाइट से निकाल कर लेके आई हूँ। इसके आदेशों के खिलाफ भी अपील सुनने और निपटाने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण है। तो तीन चीजें हैं जिनके खिलाफ ये अपील की सुनवाई कर सकता है, आपको तीनों याद होनी चाहिए। इसके फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में देखिए चुनौती दी जा सकती है। ठीक बात है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब दो वर्ड बार बार हमारे सामने आए, एक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और दूसरा आया नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक बात, इनमें क्या डिफरेंस है पढ़ लेते हैं भाई एक बार। देखिए, जो NCLT है इसको कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 408 के तहत बनाया गया था, जबकि NCLAT को सेक्शन 410 कंपनीज एक्ट 2013 के तहत बनाया गया। ये बॉडी ऐसी है जिसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, यानी कि पहली बार जो मामले जाएंगे विवाद के वो इसके पास जाएंगे, जबकि ये वाली जो बॉडी है ये अपीलेट जुरिस्डिक्शन रखती है। कोई आदेश के खिलाफ अपील होगी तो यहाँ जाएगी, अदरवाइज नहीं। ठीक बात है। फिर क्या कह रहा है, केस सीधे के सीधे NCLT के पास आते हैं, और ये कह रहा है कोई भी केस सीधे NCLAT के पास नहीं आता, पहले भैया उसको यहाँ से आदेश मिलेगा तब वो जाकर यहाँ पर अपील करेगा। ठीक है। इसके बाद ये देखिए, जो NCLT है ये जो कंपटीशन कमीशन वाले हमारे जो कंपटीशन लॉज हैं या फिर जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, इस सारे मामलों पर कोई अधिकार नहीं रखता। भाई ये तो कंपनीज के लिए है ना, ये तो अलग है, कंपटीशन वाला अलग है, फाइनेंशियल वाला अलग है, लेकिन इन तीनों ही मामले में अपील का अधिकार ये रखता है। ठीक बात। तो ये क्या है, बेसिकली ये समझ लीजिए हाई कोर्ट है और ये समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट है। ठीक बात है। तो जैसे हाई कोर्ट केवल अपनी ही राज्य के फैसलों के खिलाफ सुनवाई कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसी भी राज्य में अगर कुछ ऐसा हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, फंडामेंटल राइट के सुनवाई कर सकता है। तो इसी तरीके से थोड़ा सा डिफरेंस है, समझ लीजिएगा, राइट। आसान है। अब इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं। कुछ कथन दिए गए हैं। पहला है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण यानी कि कौन सा, NCLT। ठीक है। तो जो इसकी जो गठन किया गया वो एराडी समिति की सिफारिशों पर किया गया। देखते हैं। और फिर कह रहा है राष्ट्रीय कंपनी जो अपीलीय न्यायाधिकरण है, इसके किसी निर्णय के विरुद्ध उस सर्वोच्च न्यायालय में अपील जो है की जा सकती है। ये तो हमने अभी पढ़ा, तो ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। इसको याद कर लीजिएगा, एराडी समिति की सिफारिशों के आधार पर ही स्थापना हुई थी। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कमिटी, तो यू मस्ट रिमेंबर इट। ठीक बात। तो ये भी सही है। पूछ रहा है कौन सा सही है, तो C 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है। अब चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ।
केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड। देखिए जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है यानी कि ASI है, वो तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ज्ञानवापी हो कुछ और हो तो न्यूज़ में है, ठीक बात है, वो हमने पढ़ भी लिया था। लेकिन अभी देखिए एक आर्कियोलॉजिकल जो पुरातत्व सलाहकार बोर्ड है, इसके भी बारे में एक न्यूज़ आई है, उसको भी समझना जरूरी है। देखिए आर्कियोलॉजिकल बोर्ड टू बी मीट आफ्टर 8 ईयर, क्या कह रहा है कि जो एडवाइजरी बोर्ड ऑफ आर्कियोलॉजिकल है यानी कि CAB है, वो 8 साल बाद मिलकर बैठकर बातचीत करेगा। भाई इतना भी क्या था कि 8 साल लग गए बातचीत करने में, बातचीत जल्दी कर लेनी चाहिए, है ना। चलिए तो देखते हैं। तो देखिए केंद्रीय जो पुरातत्व सलाहकार बोर्ड है उसकी आखिरी बैठक हुई थी 2014 में, और अब इसकी एक नई बैठक 14 जून को होने की उम्मीद है, राइट, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस वजह से न्यूज़ में है। ये है क्या, तो सबसे पहले बात तो इसका जो गठन किया गया था वो देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और जो पुरातात्विक अनुसंधान के क्षेत्र में जो कनेक्शंस बनते हैं, जो संपर्क बनते हैं, उनको मजबूत करने के लिए किया गया था। बोर्ड देखिए साल में एक बार बैठक करेगा ऐसा। अब इसको देखिए रीस्ट्रक्चर किया गया है। पहले जो बोर्ड था 8 साल पहले होगा, उसमें कुछ हमें उसको पढ़ने की जरूरत तो है नहीं। अब जो बोर्ड बन रहा है उसको जिस तरीके से रीस्ट्रक्चरिंग की गई है, तो अब कहा गया है कि भाई वो हर साल में एक बार मिलेगा और जो पुरातत्व संबंधी मामले हैं उन पर केंद्र को जो है सलाह देगा, राइट, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्या करेगा भाई, जो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च हो रही है इस क्षेत्र में, जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, इनके बीच संपर्क को, कनेक्शन को, कम्युनिकेशंस को बढ़ावा देगा। बेसिकली जो हमारे पुरातात्विक ये एक फील्ड है, ये जो क्षेत्र है, इसमें चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए ये काम करेगा, राइट, ये समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है कि देखिए इसकी संरचना किस तरह की होगी। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो संस्कृति मंत्री होंगे हमारे, जो हमारे कल्चरल मिनिस्टर होंगे, वो इसके अध्यक्ष होंगे, बाकी लोग इसके मेंबर्स होंगे। तो कौन कौन, जैसे संस्कृति मंत्रालय के जो अन्य सदस्य होंगे, ASI के जो पूर्व महानिदेशक हैं या ASI के जो सदस्य हैं, कुछ सांसद, राज्य सरकार कुछ लोगों को नामांकित करेगी, यूनिवर्सिटीज़ के कुछ प्रतिनिधि होंगे, वैज्ञानिक होंगे, सिंधु घाटी लिपि के विशेषज्ञ होंगे। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, जब सिंधु घाटी की बात आ ही गई है, क्या सिंधु घाटी लिपि को हम पढ़ चुके हैं, हाँ या ना, ये मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा देखिए इसमें 5 व्यक्ति और होंगे जिनको उनकी नॉलेज के आधार पर, उनके एक्सपीरियंस के बेस पर भारत सरकार द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या एक स्ट्रक्चर होगा। ये काम क्या करेगा, जो अलग अलग राज्य सरकार है जिन्होंने 70 से ज़्यादा प्रस्ताव रखे हुए हैं उनकी जांच करेगा, जिसमें क्या है भाई, हमें कहीं पे उत्खनन करवाना है, कुछ रिक्तियाँ है, कुछ ट्रेनिंग से संबंधित काम है, कुछ स्मारकों की बहाली करनी है, कुछ अन्य मुद्दे हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ के साथ कैसे सहयोग हो, धन का कैसे यूज़ हो, इन सारी चीज़ों से संबंधित कुछ प्रस्ताव है, उन पर यह विचार करेगा। देन अकॉर्डिंगली स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको सलाह देगा। नाम ही क्या है, सलाहकारी बोर्ड, तो सलाह ही तो देंगे, ठीक बात है। तो चलिए ये हम यहाँ पर आराम से समझ गए। अब हम इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड है, इसके संदर्भ में आपको कुछ कथन दिए गए हैं, इन पर विचार करना है। देखते हैं। देखिए संस्कृति मंत्रालय का सचिव बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। मैंने आपको अभी क्या बताया था, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कि जो मिनिस्टर ऑफ कल्चर है वो इसके अध्यक्ष होंगे। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो भैया गलत हो गई, ठीक है। फिर कह रहा है इसकी जो बैठक होगी वो साल में एक बार हुआ करेगी, ये भी बात ठीक है, अभी पढ़ा हमने। फिर कह रहा है कि ये पुरातात्विक जो सिद्धांतों का अनुप्रयोग है उनको बढ़ावा देगा, पुरातत्वविदों को प्रशिक्षित करने का कार्य करेगा। देखिए ये वैसे भी एक जनरल सी स्टेटमेंट है कि आर्कियोलॉजी से संबंधित ये करेगा, आर्कियोलॉजी से संबंधित वो करेगा, तो जिसका नाम में ही पुरातत्व वर्ड लगा हो वो कुछ ना कुछ इसी तरह के काम ही करेगा। तो ये चीज़ जो जनरल टाइप के स्टेटमेंट होते हैं ना, सामान्य स्टेटमेंट जो किसी संस्था के उद्देश्य को बताते हैं, अगर कहीं ना कहीं वो नाम से मैच कर रहे हैं तो वो ठीक ही होते हैं, राइट। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है और हमारा केवल एक ठीक नहीं है, तो इसका मतलब ए यानी कि केवल 1 हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा, राइट। इतना समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्था यानी कि सिप्री, SIPRI इसको बोलते हैं, इसकी एक रिपोर्ट आई है अभी हाल ही में। इस रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया है, चाहे चीन हो, भारत हो या पाकिस्तान हो, हर किसी के द्वारा अपने हथियारों में और ज़्यादा विस्तार किया जा रहा है और परमाणु हथियारों की होड़ दुनिया में रुकती हुई नहीं दिखाई देती है। तो ये संस्था और इसकी रिपोर्ट दोनों ही महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स के लिए, तो ज़रूर, तो इसलिए पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बताया गया, इंडिया इज़ एक्सपेंडिंग इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल, यानी कि जो हमारे नाभिकीय हथियार हैं उनका हम विस्तार कर रहे हैं, ऐसा सिप्री कह रहा है। तो देखिए इस रिपोर्ट में क्या दावा किया है, भारत, पाकिस्तान, चीन अपने परमाणु जो शस्त्रागार है उसका क्या कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। ठीक है, चीन के पास देखिए जो अपने परमाणु हथियारों का एक पूरा जखीरा है, वो उसका जो विस्तार कर रहा है उसके लगभग मिडिल में पहुंच गया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन हो रहा है। और सैटेलाइट की कुछ छवियों से ये संकेत मिलता है कुल 300 से भी ज़्यादा नई मिसाइलों का निर्माण वो कर रहे हैं, और ये तो सैटेलाइट से पता चला है, वो तो और ना जाने कितनों का निर्माण कर रहे होंगे। ठीक है, फिर ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि देखिए रूस के पास 5,977 आयुध हैं, जबकि अमेरिका के पास 5,428 आयुध है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका से ज़्यादा रूस के पास जो है ये आयुध है, ओरिजिनल्स हैं। तो कई बार हमें लगता है ना यूएस के पास ज़्यादा होगा, नहीं भाई, रशिया सबका बाप बन के बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों ही कंट्री मिलकर दुनिया का जो टोटल एक जखीरा है उसका 90% लेकर बैठी हुई हैं, 90% दोनों भाई लेके बैठ गए हैं। और फिर शांति की बात आकर करते हैं कि भारत को परमाणु हथियारों का टेस्ट नहीं करना चाहिए, भारत को पाकिस्तान के खिलाफ वो नहीं करना चाहिए, भारत को संभल के रहना चाहिए, खुद को नहीं देखते हैं कभी भी, है ना। फिर देखिए अगर एशिया और ओशिनिया वाला जो एक रीज़न है, और अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो ओशिनिया वाला रीज़न को आप समझते होंगे। ठीक है, तो ये देखिए प्रमुख हथियारों के लिए सबसे बड़ा आयात क्षेत्र बनकर उभरा है, और इस क्षेत्र के भी 6 राज्य जो विश्व स्तर पर 10 सबसे बड़े आयातक हैं हथियारों के, उनमें रखता है। यानी कि टोटल 10 इम्पोर्टर्स की अगर हम बात करें तो उसमें से जो टॉप 6 है वो इस एशिया और ओशिनिया वाले रीजन से आते हैं। कौन कौन सी वो कंट्री है, तो देखिए भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, दक्षिण कोरिया है, पाकिस्तान और जापान है। राइट, इनके थोड़े से नाम याद रख लीजिएगा। तो ये तो हुई बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम देखिए थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं। सिप्री के द्वारा 14 मार्च 2022 को ये डाटा रिलीज़ किया गया, जिसमें बताया गया कि भैया जो आर्म्स टोटल ट्रांसफ़र हो रहा है उसका कैसे एक रुख रहा है। तो देखिए 1982-86 में ये काफ़ी हाई था, यानी कि उस टाइम पर सारे देश लगता है गेहूँ और ब्रेड की टेंशन ना करके अपनी जनता के लिए हथियारों की ज़्यादा चिंता कर रहे थे। तो ये देखिए काफ़ी हाई था। उसके बाद 1996 में आके काफ़ी कम हुआ, 2001 तक 6 तक भी लगभग यही ट्रेंड रहा, 11 में थोड़ा सा बढ़ा, 16 में फिर थोड़ा सा बढ़ा, और अभी 2017-21 की बात करें तो ये लगभग इस लेवल पर है। ठीक है, तो देखिए ये बता रहा है कि जो इंटरनेशनल ट्रांसफर्स ऑफ मेजर आर्म्स रहा है उसका एक ट्रेंड दिखाता है। राइट, और कहीं ना कहीं आपको ये भी दिख रहा होगा शीत युद्ध के टाइम पर ज़्यादा हथियारों की मांग, और शीत युद्ध में जैसे यूएसएसआर का विघटन हुआ तो हथियारों की मांग फिर से कम हुई। लेकिन जैसे जैसे अलग अलग राष्ट्र जैसे कि चीन वगैरह अपनी एग्रेशन की पॉलिसीज़ के साथ सामने आने लगे तो अगेन ये थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे देखेंगे तो ये यूएस का स्टॉक पाइल है कि जो दिखाया जा रहा है ब्लू कलर से। ठीक है, जो रेड कलर से दिखाया जा रहा है वो सोवियत या रशियन स्टॉक पाइल है, और ये टोटल कंबाइंड मिला के पूरे विश्व का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल बताया रशिया, फिर यूएस है, फिर चाइना है, देन फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है, और बहुत ही कमाल की बात है पाकिस्तान हमसे ऊपर है। पाकिस्तान के पास 165 है, हमारे पास 160 है। जागो भारत जागो। ठीक है, ये देखिए इसके बाद एक छोटी सी कंट्री इजराइल एंड देन नॉर्थ कोरिया भी पीछे नहीं है। ठीक है, इसको आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो 2 शॉकिंग फैक्ट जो मेरे लिए कम से कम थे कि यूएस से ज़्यादा रशिया के पास है और भारत से ज़्यादा पाकिस्तान के पास है। बताइए, खैर ये डाटा की बात हुई।
अब सिप्री के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो वॉर्स होते हैं, आयुध है, हथियारों का नियंत्रण है, निशस्त्रीकरण है, इनके अनुसंधान, इनके रिसर्च के लिए समर्पित है। 1966 में 1966 में देखिए स्थापित हुआ, और जो नीति निर्माता हैं, जो रिसर्चर्स हैं, मीडिया है, इन सब का जो खुले सोर्स के आधार पर डाटा है, ठीक है, उसके अनुसार ही सबको क्या सिफारिशें देता है। बेसिकली ये रिसर्च करते हैं, उससे कुछ डाटा निकालते हैं, फिर बाकी लोगों को वो डाटा दे देते हैं ताकि बाकी लोग उससे अपना कुछ इंसाइट निकाल सकें। इनके अनुसार टोटल 9 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास परमाणु हथियार है, और उन 9 कंट्रीज के नाम आपको पता हो। कौन कौन सी? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया, राइट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं। आइए, क्या कह रहा है प्रश्न? कह रहा है कि स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्था के संदर्भ में कुछ कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार कर लेते हैं। इसकी स्थापना परमाणु अप्रसार संधि पर सिग्नेचर किए जाने के पश्चात की गई थी। मैंने आपको पढ़ाया 1966 में स्टैब्लिश हो गया था। क्या मैंने आपको कहीं पर भी जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है इसका कोई जिक्र किया? तो ये स्टेटमेंट देखिए गलत है। ये जो ट्रीटी है ये सेपरेट एक मुद्दा है, इसके बारे में कभी हम डिटेल से पढ़ेंगे, अभी वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये देखिए गलत है। फिर कह रहा है कि जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है और जो विश्व बैंक है उससे वित्तीय सहायता प्राप्त करता है। अब इस पर सोचिए कि क्या ये करता होगा? जी हाँ, बिल्कुल करता होगा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं निशस्त्रीकरण, लोग जो है हथियारों की होड़ हटा दें, इस दिशा में ये काफ़ी प्रयास करता है। और हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो भी इस दिशा में ही काम कर रही है, तो वो थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प इसको कर देती है, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब कौन सा सही है पूछा है, तो केवल सेकंड हमारा ठीक है, तो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अब इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ICESCR। भाई ये कौन सा टॉपिक है? एक्चुअली ये इतना लंबा नाम था कि यहाँ पे आ ही नहीं रहा था, तो मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी है। एक्चुअली में जिसका नाम पूरा है वो है इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय वाचा है, यानी कि किस पर? जो सामाजिक, आर्थिक और आपके सांस्कृतिक अधिकार होते हैं उन पर। देखिए एक आर्टिकल आया था, आई थिंक द हिंदू में या इंडियन एक्सप्रेस में से एक में था, जिसमें ये बताया हुआ था कि ये जो बुलडोजर से एक ब्रूट स्टेट पावर, एक क्रूर हमें राज्य का जो दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली ठीक है या नहीं। और आर्टिकल में ये कहना था कि आप इसको भले ही अपने नियम कानूनों से जस्टिफाई करने की कोशिश करें, लेकिन आपने जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, कुछ अंतर्राष्ट्रीय वाचा, कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून साइन किए हुए हैं, ये उनके एकदम खिलाफ जाता है। तो इसी आर्टिकल के अंदर आप देखेंगे, देखिए डिमोलिशन ड्राइव्स वायोलेट इंटरनेशनल लॉ। तो डिमोलिशन वही बुलडोजर वाला जो पूरा का पूरा एक चल रहा है, ठीक है। राइट है या रॉन्ग है वो उस पर सबके अपने अपने व्यूज़ हो सकते हैं, हमें यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई से मतलब है, ठीक बात है। तो देखिए इसी के अंदर फिर जो ये वाली आप कह सकते हैं कॉन्वेनेंट थी, इसके बारे में बात की गई थी, तो इसका मतलब हमें ये थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। अच्छा, इस बार जो 2023 का एग्जाम है ना, उसके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, कम से कम अभी तक हमने जितना भी करंट अफेयर पढ़ा है, क्योंकि तीसरी या चौथी बार न्यूज़पेपर में अपीयर हो रही है और मैं शायद इसको दूसरी बार आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो देखिए ये जो प्रसंविदा थी, वाचा था, इसको दिसंबर 1966 में संयुक्त महासभा के संकल्प के द्वारा देखिए स्वीकार किया गया था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास कर इसको बनाया था। ये जो प्रसंविदा है ये राज्यों पर कुछ बाध्यताएं डालती है, यानी कि जो स्टेट है उनके लिए बाध्यकारी है कि उनको कुछ काम तो करने पड़ेंगे। कौन कौन से काम है? प्रत्येक व्यक्ति को काम करने की न्यायोचित और अनुकूलन दशाओं का अधिकार। भाई जहाँ भी आप काम करेंगे वहाँ पर थोड़ा सा अच्छा इन्वायरमेंट होगा, बढ़िया तरीके से काम होगा। इसके अलावा हर व्यक्ति को सामाजिक आर्थिक हितों की उन्नति हो,
और अपना संरक्षण हो, उसके लिए देखिए इच्छा अनुसार व्यवसाय संघ बनाने का अधिकार होगा, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार होगा, और इसके अंदर बीमा का अधिकार भी शामिल है। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, अपने खुद के लिए और जो आपका कुटुंब है, जो आपकी फैमिली है, उसके लिए पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार होगा। और पर्याप्त जीवन स्तर के अधिकार में पर्याप्त भोजन, वस्त्र और आवास भी आता है। और अगर बुलडोजर से आप आवासों को विनाश कर देंगे तो फिर ये वाला अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन होता है। तो इसी चीज़ को लेकर जो है बताया गया है आर्टिकल में कि भैया आप जो है ठीक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखिए, ये कुछ अधिकार थे। बाकी क्या कहा गया है, शिक्षा का अधिकार होगा, जो कल्चरल एक लाइफ होती है, वैज्ञानिक जो प्रगति होती है और उससे जो फायदे मिलते हैं उन सब का उपभोग करने का अधिकार होगा। अगर आपने कुछ वैज्ञानिक, साहित्यिक, कुछ कलाकृति टाइप की चीज़ बनाई है तो उस पर जो नैतिक और मौलिक हित होते हैं उनको प्रोटेक्शन करने का आपको लाभ मिलेगा। बेसिकली अगर कुछ चीज़ आपने बनाई है तो उस पर आपका राइट होगा। ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले तुमने कॉपीराइट पढ़ा है, हमें तो पता ही है भाई। इसके अलावा ये जो प्रसंविदा है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, राज्यों पर ये बाध्यता डालती है कि इस कॉन्वेंट का अनुसरण करने के लिए आप क्या कुछ काम कर रहे हैं, क्या कुछ प्रगति हुई है, इसके लिए रिपोर्ट आपको जारी करनी पड़ेगी। मतलब सिर्फ हवा में ही काम नहीं करना है, बाकायदा आपको एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं। अब भाई इसकी निगरानी कौन करता है, भाई रिपोर्ट वगैरह अगर देनी है तो कोई एक बॉडी होगी, उस बॉडी का नाम याद रख लीजिएगा, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की जो एक समिति है वो दरअसल इस प्रसंविदा की निगरानी करती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। अब इस पर एक प्रश्न जो है हम देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा एक प्रसंविदा है, इस पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये न्यायपूर्ण और अनुकूल परिस्थितियों में काम करने, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है। बिल्कुल करता है, अभी पढ़ा हमने, है ना, सही बात। फिर इसके जो पक्षकार है, इसके तहत अधिकारों का प्रयोग में जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, जन्म आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भाई कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि होगी वो किसी भी भेदभाव की बात क्यों करेगी? हम तो भेदभावों को हटाने की बात कर रहे हैं ना। तुमने नहीं भी पढ़ रखा है तो भी बड़ा आसान सा प्रश्न है तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही बात है। पूछा कौन सा सही नहीं है, क्योंकि दोनों ही ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, डी जो है आंसर हो जाएगा, राइट। तो इसको आपने क्या है ध्यान रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे आपका क्या हो जाएगा, देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, ये देखिए चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? एक आर्टिकल आया था इसलिए चर्चा में है। अपहोल्डिंग द राइट टू रिपेयर, दरअसल इसमें बताया गया था कि जो यूनाइटेड स्टेट में न्यूयॉर्क है, उन्होंने एक फेयर रिपेयर एक्ट जो है पारित किया है। तो वो तो उन्होंने किया भाई, वो जाने, उनके बच्चे जब पढ़ेंगे आईएएस की तैयारी अपने यहाँ की तो वो पढ़ लेंगे। लेकिन इसी आर्टिकल में ये बताया गया कि जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसकी अगर एक धारा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो एक आप कह सकते हैं राइट टू रिपेयर है, ये उसके अंदर समाहित दिखाई देता है। तो क्योंकि वो दिखाई देता है, ऐसा राइटर का कहना है, हमें वो पढ़ना है जो एक्ट में दरअसल लैंग्वेज के रूप में लिखा हुआ है। भाई जो पीआईबी में लिखा हुआ है वो हमारे लिए गीता, बाइबल, कुरान है, हम उसी को पढ़ेंगे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि न्यूज़ में है। तो देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 किसका स्थान लेकर आया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का जो है स्थान लेने के लिए आया था। यह अधिनियम उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए विभिन्न प्रावधानों को लेकर आया था। इसकी जो धारा 2(7) यानी कि धारा 2 क्लॉज 7 वो उपभोक्ता को परिभाषित करती है, यानी कि जो कंज्यूमर कौन होगा, भाई जिसके आप अधिकारों को सुनिश्चित कर रहे हो वो कौन है, पहले ये तो बता दो। तो जो आपका सेक्शन 2 क्लॉज 7 है वो कंज्यूमर की डेफिनेशन देता है। क्या कहता है कि वो जो एक प्रतिफल के बदले सामान या सेवाएं खरीदता है, व्यक्तिगत उपयोग के लिए या पुनर्विक्रय के लिए या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए ऐसी वस्तु और सेवाओं का उपयोग करता है, वो कंज्यूमर कहलाएगा। आपने कोई प्रतिफल दिया, कोई पैसा दिया, कोई चीज़ दी, उसके बदले में आपने कोई गुड्स या कोई सर्विस ली जिसका आप यूज़ करेंगे, तो आप एक कंज्यूमर है, राइट। इसके बाद ये कह रहा है कि एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी, जो क्या करेगा और जो जितने भी ये प्रावधान वगैरह इनको रेगुलेट करेगा,
मॉनिटर करेगा। इसके अलावा जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उन पर जो अनुचित व्यापार चलन है इसको रोकने के लिए नियम भी जो है इसमें बनाए गए हैं, यानी कि जो ई प्लेटफॉर्म्स है उनको भी इसके अंदर शामिल किया गया है। जो सीसीपीए है वो उपभोक्ता अधिकार और संस्थानों की शिकायतों पर असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस लेने का आदेश देना, अनुचित व्यापार चलन और जो भ्रामक विज्ञापन है उनको रोकने का आदेश दे सकता है। इसके अलावा भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन पर जुर्माना लगाने का अधिकार भी होगा। वो फेयर एंड लवली का जो एक ऐड नहीं आता कि आपको जॉब नहीं मिल रही है और कोई आपसे बात नहीं करना पसंद करता, देन सडनली एक क्रीम आ जाती है ना, आप उसको लगा लेते हैं और एकदम चमक जाते हैं, आपको जॉब मिल जाती है और एकदम दुनिया बदल जाती है। ये सब विज्ञापनों पर रोक क्यों नहीं लगती? बिल्कुल लगनी चाहिए। ये तो बिल्कुल भ्रामक विज्ञापन है। पढ़ाई लिखाई एक तरफ और एक क्रीम जो आपको सुंदर बना दे वो एक तरफ, तो गलत बात है ना। खैर, फिर देखिए इस अधिनियम के तहत जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स होंगे उनको 48 घंटों के भीतर उपभोक्ता को शिकायत प्राप्ति की सूचना देनी होगी कि भैया हमें आपकी कंप्लेंट मिल गई है, हम इस पर काम कर रहे हैं, निश्चिंत रहिए, ईमेल आपको कर दिया है, ठीक है। और शिकायत प्राप्ति की तारीख से 1 महीने के अंदर अंदर उसका निपटारा भी करना होगा। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ये जो नया अधिनियम है ये उत्पाद दायित्व प्रोडक्ट लायबिलिटी की अवधारणा को प्रस्तुत करता है। अगर कोई प्रोडक्ट में कोई खराबी है, उसकी वजह से आपकी जान माल को कोई नुकसान हुआ है, तो जिसने सामान बेचा है, जिसने सामान बनाया है, उन सबकी जिम्मेदारी होगी। कोई आपको एक्सपायर सामान नहीं बेच सकता, ठीक बात है। तो देखिए उत्पाद दायित्व की अवधारणा और इसके लिए मुआवजे के किसी भी दावे के लिए जो उत्पाद निर्माता है, उत्पाद सेवा प्रदाता है और साथ में जो उत्पाद विक्रेता है उनको भी इसके दायरे में लेकर आता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद ये कहता है अगर 5 लाख रुपए तक का कोई मामला दर्ज करना है तो कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा मिलावटी और नकली सामानों के निर्माण या बिक्री के लिए सजा आपको दी जाएगी। फिर ये कह रहा है जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों की, यानी कि जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशंस होंगे, इनकी भी स्थापना की जाएगी। अनुचित कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है लेकिन वो गलत साइन हो गया है या कुछ उसमें ठीक नहीं है, क्लॉज वगैरह गलत हैं, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ शिकायत केवल राज्य और राष्ट्रीय जो है हमारे CDRCS में फाइल की जा सकेगी। जिला वाले CDRC के खिलाफ राज्य में, राज्य वाले CDRC के खिलाफ देखिए राष्ट्रीय में, और राष्ट्रीय वाले CDRC के खिलाफ सुनवाई जो की जाएगी वो सर्वोच्च न्यायालय में अंतिम अपील का अधिकार होगा। तो जिले के ऊपर राज्य, राज्य के ऊपर राष्ट्रीय, राष्ट्रीय के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, ये तो एक स्ट्रक्चर रहेगा। इसके अलावा अगर कोई अनुचित कॉन्ट्रैक्ट को लेकर केस है तो या तो वो राज्य या फिर वो राष्ट्रीय वाले में होगा, वो जिला वाले में नहीं होगा, ठीक बात। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान थे जो आपको याद होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रोविजंस दिए हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है और 1986 है। तो रेगुलेटर कौन होगा? तो यहाँ पे कोई अलग से नहीं था, यहाँ पे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है। कंज्यूमर कोर्ट की अगर बात की जाए तो कंप्लेन देखिए केवल वही फाइल हो सकती थी जहाँ पे सेलर का जो है ऑफिस होगा। यहाँ पर देखिए कंप्लेन वहाँ फाइल की जा सकती है जहाँ पर आप रहते हैं या काम करते हैं। प्रोडक्ट की लाइबिलिटी की अगर बात की जाए तो इसमें कोई प्रोविज़न ही नहीं था। यहाँ पर बात किया जाए तो प्रोडक्ट की लाइबिलिटी को लेकर कंपनसेशन वगैरह की बात की गई है। प्रिक्यूनरी जुडिशियल सजा की अगर बात की जाए तो 20 लाख था, 20 लाख से 1 करोड़ था, और नेशनल पे 1 लाख था। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को 1 करोड़ तक का अधिकार दे दिया है, स्टेट को 1 करोड़ से 10 करोड़, नेशनल जो है 10 करोड़ से अबव। ई कॉमर्स को लेके इसमें कोई प्रोविजंस नहीं थे, यहाँ पर रूल्स दिए गए हैं। और मेडिएशन सेल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कोई लीगल प्रोविजंस नहीं था। यहाँ पे देखिए सेटलमेंट आप कर सकते हैं मीडिएशन के थ्रू, मतलब बीच में कोई आके बातचीत करवा ले, अरे सुलझा लो यार क्या दिमाग खराब करना, तो ये वाली चीज़ को लेकर बताया हुआ है, ठीक बात है। अब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा भाई कुछ कथनों पर विचार कीजिए। भाई 4 कथनों पर विचार हम और कब जो है करने वाले हैं, आइए देखते हैं।
ये असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं तथा भ्रामक जो विज्ञापन है उनको वापस लेने का आदेश देने का प्रावधान करता है। इसके तहत शिकायतों की ई फाइलिंग हेतु दाखिल पोर्टल विकसित किया गया है। फिर यह मध्यस्थता तंत्र के माध्यम से विवादों के समाधान का प्रावधान करता है, जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती, और इसके अनुसार दोषपूर्ण उत्पाद या सेवाओं में कमी के कारण हुई क्षति की जो भरपाई होगी, इसकी जिम्मेदारी केवल निर्माता की होगी। आइए समझते हैं। तो ये तो हुआ कि अगर कोई इस तरह की एडवर्टीजमेंट देगा जो फेयर एंड लवली से आपको दुनिया जहां जिताने की बात करेंगे, तो भैया सजा तो होगी। तो इसका मतलब ये ठीक है। इसके अलावा देखिए ई फाइलिंग की बात इसमें की गई है कि आप देखिए डिजिटल तो बढ़ावा दे ही रही है सरकार। अगर आपको नहीं भी पता है, मान लीजिए नहीं भी पढ़ा है, तो भी थोड़ा सोचिए ना कि सर गवर्नमेंट डिजिटल इनिशिएटिव्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, तो हाँ ऐसा कोई पोर्टल तो होगा ही जहाँ पर ई फाइलिंग वगैरह हो सके। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक हो गया। फिर ये क्या कह रहा है कि भाई मध्यस्थता तंत्र यानी कि बीच बचाव कर लो, अरे यार ले दे के काम कर लेते हैं, है ना, सीक्रेट बात में, ठीक है। तो ये इस तरह का भी प्रावधान करता है। और अगर इस तरीके से आपने बीच बचाव कर लिया, फिर कोई अपील का मामला नहीं रहेगा, ठीक बात है। फिर ये कह रहा है अगर प्रोडक्ट या सर्विस की वजह से कुछ खराबी हुई है, कुछ क्षति हुई है, तो जिम्मेदारी केवल निर्माता की होगी। नहीं, हमने अभी पढ़ा जो विक्रेता है, जो सर्विस प्रदाता है, उसकी भी जिम्मेदारी होगी, राइट। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी क्या है, गलत हो जाती है। बिल्कुल एकदम बारीक डिफरेंस था। अब कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो देखिए हमारा सिर्फ 4 गलत है, 1 2 3 सही है, यानी कि ए जो है 1 2 3 हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए हमारा 5वां प्रश्न समाप्त होता है। इसी के साथ समाप्त होती है आज की वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया है तो इसको लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और संस्कृति IAS के साथ इसी तरह जुड़े रहिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको थैंक यू सो मच।